हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी अपने क्लास को आगे बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे हम लोगों ने फिजिक्स को भी बहुत आगे बढ़ा लिया है, केमिस्ट्री को भी बहुत आगे बढ़ा लिया है। मतलब कि केमिस्ट्री हम लोगों ने शुरू कर लिया है और संस्कृत भी शुरू हो चुका है। और साथ साथ अब बहुत ही जल्द मैथ की क्लास को लेकर बहुत ही जल्द आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल किस लिए जुड़े हैं? तो अभी हम लोग जुड़े हैं केमिस्ट्री के लिए। देखिए, आप लोगों का क्लास 9 का एग्जाम हो गया होगा, क्लास 9 का एग्जाम हो गया होगा। अब क्लास 9 के एग्जाम के बाद एक बार आप टेस्ट दीजिएगा। अब थोड़ा सा क्या करते हैं ना, थोड़ा सा हम लोग अपने पैटर्न को समझते हैं कि हम लोग अब कैसे चलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? टेस्ट का एग्जाम होगा, फिर हाफ ईयरली एग्जाम होगा, हाफ ईयरली एग्जाम होगा। हो सकता है कि ये दोनों परीक्षा किसके बाद हो? समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टी के बाद हो सकता है कि ये वाला पहले, लेकिन ये वाला तो समर वेकेशन के बाद ही होगा। उसके बाद आपका सिर्फ एक एग्जाम होगा, सेंटअप एग्जाम, सेंटअप एग्जाम। और उसके बाद फाइनल एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम। हमने पहले भी आपको बताया है कि इस एग्जाम के आने से पहले आपका सिलेबस हम खत्म कर देंगे, द एंड कर देंगे। ठीक है, टेस्ट आने तक बहुत हद तक हम लोग का सिलेबस क्या होगा, मतलब कोशिश रहेगी कि हाफ ईयरली हो जाएगा अक्टूबर में, तो नवंबर एंड तक, नवंबर के एंड तक, मतलब 30 नवंबर तक आपका सिलेबस को हम लोग क्या कर दें, खत्म कर दें, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो या कुछ भी हो। ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। और रिवीजन तो होना ही है, वन शॉट लेक्चर देते रहना है लाइव में आके। और टेस्ट एग्जाम से पहले, टेस्ट एग्जाम से पहले फिजिक्स के 3 चैप्टर खत्म करे जाएंगे। पहले बता देते हैं भाई, फिजिक्स के 3 चैप्टर, क्योंकि इससे ज्यादा तो वो पूछेगा भी नहीं टेस्ट एग्जाम में। ठीक है, फिजिक्स के 3 चैप्टर। दूसरा, केमिस्ट्री का भी, केमिस्ट्री का वही कुछ 3 चैप्टर के आसपास खत्म हो जाएगा। मैथ 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 तो बहुत जल्दी पढ़ा होगा, क्योंकि मैथ क्या करता है, 8वां लेसन जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है उसका वेटेज टेस्ट एग्जाम में भी रहता है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री ही देखें। ट्रिग्नोमेट्री देखने से क्या होगा कि हम लोग का काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ का भी कम से कम 5 से 6 चैप्टर हम लोग क्लियर कर लेंगे, चुन चुन के 5-6 चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बायोलॉजी बचा, तो बायोलॉजी के लिए सोचा जाएगा, बायोलॉजी का भी 3 चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा, 3 चैप्टर क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद बचा हिस्ट्री सिविक्स, तो ये सब देख लीजिए। हिस्ट्री का भी, हिस्ट्री का 2 चैप्टर, मतलब टोटल मिला के पूरा एसएसटी का हम लोग 10 चैप्टर खत्म कर लेंगे टेस्ट एग्जाम आने से पहले। टोटल इसमें कितना चैप्टर है? इसमें कुछ होगा 8, कुछ भाई 32 चैप्टर के आसपास होना चाहिए टोटल एसएसटी में। 32 भी नहीं होगा, इतना तो होगा भी नहीं। ठीक है, 27-28 चैप्टर होता है, 10 इसमें होता है, 5 या 6, 8 इसमें है, 5 या 6 होगा जियोग्राफी में, और इकोनॉमिक्स में होगा कुछ 8 चैप्टर के आसपास, और भूगोल में वही 4 चैप्टर, सॉरी आपदा प्रबंधन में 4 चैप्टर, और सिविक्स में 6 चैप्टर। तो देख लीजिए 8 8 8 8 16 16 4 20 और 12 32 चैप्टर, टोटल निकल गया 32 चैप्टर। हो सकता है अप होगा, डाउन तो नहीं होगा, हमको ऐसा लगता है अप ही होगा 32 चैप्टर से। तो 32 चैप्टर में 10 चैप्टर हम लोग यहाँ तक आने से खत्म कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग को टाइम मिलेगा जिसमें कि हम लोग कितना 22 चैप्टर लिखेगा। तो कोशिश करेंगे कि 10 नहीं, बहुत आगे लेके जाए, 10 से आगे, यानी कि ज्यादा फोकस। शुरू शुरू में क्या कर लिए, फिजिक्स हो जाएगा हमारा 1 चैप्टर, फिजिक्स हमारा 1 चैप्टर बस, और कुछ 4 से 5 दिन में हमारा फिजिक्स 1 चैप्टर खत्म हो जाएगा, और मैक्सिमम 5 to 7 डेज में केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग, उसके बाद मैथ को भी हम लोग कोई भी 2 चैप्टर 5 to 7 डेज में खत्म कर लेंगे, क्योंकि मैथ क्या, मैथ लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हल्का हल्का चैप्टर है शुरू में, तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा। और अब फिर हम लोग शुरू कर लेंगे एसएसटी को। ये 3 चीज होने के बाद, ये 3 चीज होने के बाद क्या करेंगे, एसएसटी को शुरू करेंगे। ठीक है, चलो अभी फिलहाल हम लोग को क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फिजिक्स, सॉरी केमिस्ट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। ये केमिस्ट्री का कितना लेक्चर नंबर होने वाला है? तीसरा लेक्चर होने वाला है। कौन सा लेक्चर होने वाला है? तीसरा लेक्चर होने वाला है मेरे भाई। और तीसरा लेक्चर किस लेसन का? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन।
यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो जब हम पढ़ाएं तो किताब है, किताब कॉपी कुछ मत, हाथ में कलम नहीं, ठीक है, एवं समीकरण सिर्फ शांति से सुनना है। शुरुआत का लेक्चर तो और आपको शांति से सुनना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें हम क्या करवा देते हैं, पीछे वाले लेक्चर का रिवीजन करवा देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं, लेक्चर 1 का हो, लेक्चर 2 का हो, जितने भी लेक्चर हमने पहले पढ़ाए होते हैं उसका रिवीजन करा देते हैं। जैसा कि हुआ था फिजिक्स को भी देखे होंगे आप लोगों ने, तो हर एक लेक्चर से पहले हम प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। तो एक तरह का हमने ये आपको भी बता दिया कि हम क्या करने वाले हैं। अब हम किस टाइम में क्या लेकर आएंगे, ये चीज ज्यादा जरूरी है बताना, तो ये हम जरूर बताएंगे आपको। कोशिश तो यही है कि मैक्सिमम क्लास मॉर्निंग में हो, मैक्सिमम क्लास कितनी हो, मॉर्निंग में हो, चाहे केमिस्ट्री। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि मैक्सिमम क्लास क्या होगी, मॉर्निंग में होगी, ठीक है। कोशिश रहेगी कि 2 क्लास क्या हो, मॉर्निंग में हो, 3 क्लास मॉर्निंग में हो, पहला मैथ का, दूसरा एसएसटी का और एक केमिस्ट्री का, ठीक है। और बाकी दो क्या बचते हैं, फिजिक्स और संस्कृत, जो कि रात में हो रही है, ठीक है। तो ये 5 क्लास है, सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट होगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और अब हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं, अपने लेक्चर को शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3, ठीक है। इस बोर्ड को भी ऐसे ही रहने देते हैं, अभी मिटाते नहीं है, अभी सुनिएगा गौर से, ठीक है। अब क्या करना है, अब सुनना है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले तो हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपको बताया था, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया था। क्या बताया था, याद करो क्या बताया था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। हमने बोला था कि रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज भाग लेते हैं। क्या क्या बोला था, रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज भाग लेते हैं, 2 सब्जेक्ट भाग लेते हैं, 2 सब्जेक्ट क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। कोई भी दो हो, 3 हो सकता है, कितना भी। तो ये भाग लेने वाले सब्जेक्ट को हम लोग कहते थे अभिकारक। मतलब 2 भाग होते हैं, वो सुनिए रासायनिक अभिक्रिया कैसे बनती है, तो अभिकारक और इस भाग लेने से जो हमारे पास प्रतिफल प्राप्त होता है, वो ये 2 भाग होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, जिसका इंग्लिश होता है प्रोडक्ट और अभिकारक का इंग्लिश होता है रिएक्टेंट, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है, सबसे पहली चीज तो अभिकारक होता है और प्रतिफल होता है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया का अगर परिभाषा पूछ ले, डेफिनेशन पूछ ले, तो क्या करेंगे। हमने आपको 5 बताए थे, परिभाषा नहीं, 5 विशेषताएं बताई थी, जिसको कि आप रासायनिक अभिक्रिया के डेफिनेशन में लिख सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज को पॉइंट वाइज लिखते हैं तो मे भी क्या पक्का ही आपका नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो हमने क्या क्या बताया था। सबसे पहले तो हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक के गुण प्रतिफल के गुण से क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्या बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के गुण प्रतिफल के गुण से अलग होते हैं। दूसरा, भाग लेने वाला एक तत्व दूसरे तत्व में नहीं बदलता है, भाग लेने वाला तत्व दूसरे तत्व नहीं बदलता, बल्कि उसके स्थान में परिवर्तन होता है। उसके क्या होता है, स्थान में सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन होता है, ठीक है। दूसरा ये बताया था। तीसरा क्या बताया था, सोचो कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन शामिल होते हैं, या फिर रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया शामिल होते हैं, ठीक। तीसरा हो गया परिवर्तन से रिलेटेड तीसरा हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन भी शामिल होते हैं, ठीक। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन के बाद और सोचो, हाँ, क्या सोच रहे, क्या सोच रहे बताओ, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग तो जोर डालो, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर याद रखने का मतलब ये है कि थोड़ा सा तो दिमाग पर जोर पड़ना चाहिए, ठीक। पहला तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन शामिल होते हैं। दूसरा, एक तत्व दूसरे तत्व में नहीं बदलते, बल्कि स्थान में परिवर्तन होता है। तीसरा हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया के गुण और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के गुण प्रतिफल के गुण से बिल्कुल अलग होते हैं। अब एक चीज और, अभिकारक में जो भी पदार्थ है, जैसे NaCl ले लिए, और NaCl नहीं लेते हैं, सॉरी NaCl नहीं लेते हैं, HCl और NaOH लेते हैं, ठीक है। तो HCl किसी न किसी बंधन से बना होगा,
और NaOH भी किसी ना किसी बंधन से बना होगा। तो ये अभिकारक कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जिस बंधन से बंधे होते हैं वो बंधन तोड़ के एक नया बंधन बनाते हैं, जिसके की फलस्वरूप प्रतिफल बनता है। ठीक है, समझ में आया क्या बोले कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के तत्व एक बंधन से जुड़े होते हैं, जो प्रतिफल के फलस्वरूप टूट कर एक नए प्रकार का बंधन बनाते हैं। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? बंधन से रिलेटेड। अब सवाल आया होगा इसमें क्या करना है? इसमें वही सिंपल प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस। ठीक है, अब मन में आया हो कि हाइड्रोजन कहीं प्लस हो जाता है कहीं माइनस हो जाता है। देखिए क्लोरीन माइनस है, तो जब ये माइनस के साथ आएगा तो प्लस का काम करेगा, और जब प्लस के साथ आएगा तो ये माइनस का काम करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस तो ये माइनस के साथ, और ये वाला प्लस तो ये माइनस के साथ। तो अब कर दीजिए, H जो होगा वो H के साथ अभिक्रिया करके HO2 बनाएगा, और NaCl के साथ अभिक्रिया करके NaCl बनाएगा। बात खत्म। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या बंधन था और यहाँ पर क्या बंधन है। अगर तुमको ना समझ में आए तो सुनो, यहाँ HCl और NaOH दोनों देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस, लेकिन HO2 H बॉन्ड से बनता है, बल्कि ये H बॉन्ड से नहीं बना है। HCl H बॉन्ड से नहीं बना, लेकिन HO2 H बॉन्ड से बना है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो क्या बॉन्ड चेंज हुआ कि नहीं? वही कह रहा है कि अभिकारक में तत्व जिस बंधन से जुड़े होते हैं वो प्रतिफल के फलस्वरूप वो बंधन टूट जाता है और नए प्रकार का बंधन बनता है। कैसा बंधन बनता है? नए प्रकार का बंधन बनता है। ठीक है, चलो भाई, चौथा हो गया बंधन से। अब पांचवा क्या था? सोचो थोड़ा, कम से कम चार तो याद होने चाहिए। चारों तो बहुत इजी है, चारों तो बहुत इजी है कि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया होती है, शामिल होती है। दूसरा क्या कि अभिक्रिया के गुण, अभिकारक के गुण प्रतिफल के गुण से भिन्न होते हैं। और तीसरा क्या तीसरा कि अभिकारक का जो बंधन, अभिकारक में जो तत्व एक दूसरे से बंधे होते हैं, जिस फोर्स से वो फोर्स प्रतिफल के फलस्वरूप टूट जाता है और एक नए प्रकार का बंधन बनाता है। ठीक, और एक ये है कि एक तत्व दूसरे तत्व में बदलता नहीं है, बल्कि उसके स्थान में परिवर्तन होता है। वरना देखो Cl कहाँ है? H के साथ, और यहाँ Cl कहाँ है? Na के साथ। तो बस यही होता है, उसके स्थान में परिवर्तन होता है। और एक लास्ट पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए पदार्थ बना है। बस हो गया, नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? एक नया पदार्थ बनता है। सिर्फ इस इक्वेशन से, इस समीकरण से पांचों का पांचों विशेषता लिखे हैं। HCl और HO2 का गुण अलग अलग है कि नहीं? ये आपको, ये अम्ल है क्या? H2 अम्ल है? नहीं। ठीक, बात खत्म। पहला तो यहाँ से हो गया कि अभिकारक का गुण इसके गुण से अलग होगा। दूसरा क्या कि बंधन अलग अलग होता है, ये तो हो ही गया। तीसरा क्या कि दोनों के गुण अलग है, एक तत्व दूसरे तत्व में नहीं बदलता बल्कि स्थान में परिवर्तन होता है। साफ दिख रहा होगा, साफ दिख रहा है कि H यहाँ है, H यहाँ है, लेकिन यहाँ H एक है, यहाँ पे दो है। ठीक, कोई दिक्कत? चलो, अब उसके बाद बंधन यही हो गया। परिवर्तन तो यहाँ हुआ, रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। देखो NaCl बन गया। क्या NaCl को फिर हम NaOH HCl में काट सकते हैं? नहीं ना, बस यही चीज है। और नया पदार्थ तो बना ही NaCl और ये पांचों के पांचों की विशेषता को हम सिर्फ एक इक्वेशन से समझ सकते हैं। तो ये हमने लेक्चर 1 में देखा था। लेक्चर 2 में क्या देखा कि कुछ और रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो हमारे दैनिक मतलब कि डेली लाइफ में होती है। सबसे पहला क्या होता है? दूध का खट्टा होना, दूध का फट जाना, मतलब दही का बनना या खट्टा हो जाना। ठीक है, फिर उसके बाद कि भोजन का पचना, श्वसन की प्रक्रिया, ईंधन का जलना, और भी बहुत सारे क्या थे हमारे दैनिक जीवन में। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती थी, जैसे दूध का खट्टा हो जाना, दूध से दही का बनना, भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पाचन, श्वसन की प्रक्रिया, ईंधन का जलना, फलों का पकना, मोमबत्ती से मोम का जलना। ये सारे क्या है? ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे हमारे दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन है तो रासायनिक अभिक्रिया है। कौन कौन सा बोले? मोमबत्ती से मोम का जलना। ठीक है, याद रखेंगे कि मोमबत्ती से मोम का जलना। दूसरा फलों का पकना। तीसरा पाचन क्रिया, हमारे शरीर में पाचन क्रिया। चौथा श्वसन क्रिया, हमारे शरीर में श्वसन क्रिया। फिर दही का बनना, दूध से दही का बनना। ठीक है, और दूध का फटना। ठीक, ये 6 जो है याद रखिए, कम से कम इस 6 को याद रखिए।
ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ तो अब इसको थोड़ा मिटाते हैं, क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब लेक्चर नंबर 2 में आते हैं। अब हमने ये देखा कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है, इसमें अभिकारक होता है, प्रतिफल होता है, ये सारी बातें तो ठीक है सर, लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है? हम पता कैसे लगाएंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई? सवाल तो ये उठा। तो हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इस बात का पता लगाने के लिए हम उन रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमें ये पता चल सके कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो देखो अब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता या विशेषताएं, अगर नहीं दिख रहा है तो मार्कर चेंज करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। अब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं में सबसे पहले था गैस का निकलना। किसका निकलना? गैस का निकलना। दूसरा क्या था? दूसरा सोचो, अवक्षेप का बनना। दूसरा क्या था? अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। फिर हम लोगों ने इसका अध्ययन कर लिया था। देखो पट से इसको देखते हैं, उसके बाद 3 को देखेंगे। ठीक है, 3, 4 और 5। ठीक है, पहले हम लोग गैस का निकलना देखें। क्या देखे थे कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें कि गैस निकलती है। जैसे कि हमने 2 चीज बताया था आपको, जब किसी धातु में तनु अम्ल को डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, बोले थे ना। जब किसी धातु यानी जिंक में तनु अम्ल यानी HCl को डाल दिए तो क्या बनेगा? Zn जो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, मैंने ZnCl बना देगा। लेकिन रिएक्ट कैसे करेगा? प्लस माइनस के साथ जाएगा, लेकिन ZnCl ये इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, तो Zn जाएगा और इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? ZnCl2, इसकी वैलेंसी 1 है, 1 को दिखाते नहीं है, इसलिए ZnCl2, तो यहाँ पे बनेगा ZnCl2 प्लस H2 गैस मुक्त हो गई। H2 गैस क्या हो गई? मुक्त हो गई। इसी तरह से एक चीज तो ये बताई थी कि जब किसी धातु को तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और दूसरा बताए थे जब किसी धातु के कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया या तनु अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। और एक चीज सीख लो, इस तरह की रिएक्शन आ जाए तो ZnCl2 बनेगा, क्योंकि Zn जाएगा Cl2 के साथ, बस इतना, Cl के साथ। और उसके बाद क्या करना है? तुमको जल बनाना है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त कर देना। बस हो गया। दोनों बातें बताए थे और दोनों बात को क्लियर कर दिए कि जब किसी धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और जब किसी धातु के कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ धातु की तनु अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो जो अभी प्रतिफल बनना होगा वो बनेगा, और उसके बाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी? मुक्त होगी, निकलेगी, जो कि गैस के निकलने का प्रमाण देता है। और इससे हम बता सकते हैं कि ये एक प्रकार की क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, दूसरा है अवक्षेप का बनना। दूसरा क्या था? अवक्षेप का बनना। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अवक्षेप का बनना हम बताए थे सबसे पहले कि अवक्षेप क्या होता है, बताए थे ना क्या होता है। चलो सवाल आ गया कि अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप क्या होता है? हमने बताया कि अवक्षेप बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि अभिकारक में दोनों का दोनों एक्वस सोल्यूशन यानी जलीय विलयन होना चाहिए। दोनों का दोनों कैसा होना चाहिए? जलीय विलयन होना चाहिए। दोनों अभिकारक में कैसा होना चाहिए? जलीय विलयन होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रतिफल में एक जलीय विलयन और एक ठोस पदार्थ बन रहा है जो कि जलीय विलयन में नीचे बैठ रहा है। यानी कि मान लो कि एक ये बीकर हो गया और इस बीकर में भी एक जलीय विलयन भी है। ठीक है, इधर क्या बन रहा है? एक बीकर में मेरे पास सोल्यूशन बन रहा है, इसमें भी कोई एक्वस सोल्यूशन है, इसमें भी कोई एक्वस सोल्यूशन है। ये मेरे पास जो प्रतिफल आया ये एक्वस सोल्यूशन है इसमें भी, लेकिन इसमें ठोस पदार्थ के कण भी हमको देखने को मिल रहे हैं नीचे में। ठोस पदार्थ के कण कहाँ देखने को मिल रहे हैं? नीचे में। और इसी ठोस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। इसी ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। ठीक है,
गैस के निकलने को ऊपर की तरफ से दर्शाते हैं और अवक्षेप को हम लोग नीचे की तरफ दर्शाते हैं। ठीक है, समझ गए अवक्षेप क्या होता है। ठीक, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिससे कि हम अवक्षेप बनता है तो उसे वहां हम बता पाते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसका उदाहरण हम लोगों ने क्या क्या देखा था। सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण हमने देखा था कि दही जैसा सफेद होता है एक चीज, वो क्या होता था, याद करो वो क्या होता था, वो AgCl2 होता, AgCl होता था। अर्जेंट सिल्वर नाइट्रेट को जब नमक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेरा बने ये Na जो है NO3 के साथ और AgCl के साथ, तो NaNO3 और AgCl बनाएगा, जिसमें AgCl जो है अवक्षेप है और ये दही के जैसा सफेद, दही के जैसा क्या है, सफेद। जरूरी ये था। इसमें क्या पूछता है, सबसे पहले पूछेगा कि AgCl कैसा अवक्षेप है, तो दही के जैसा सफेद अवक्षेप है। ठीक है, और आपको ये याद रखना है किसकी किसके मिलने से बना, तो सिल्वर नाइट्रेट और नमक यानी NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड के मिलने से आपका सिल्वर क्लोराइड बनता है, जो कि दही के जैसा सफेद अवक्षेप होता है। अब ये याद है या फिर ये याद है ना, तो आप ये बना लीजिएगा, क्यों, क्योंकि प्लस को माइनस के साथ और प्लस को माइनस के साथ करना है, बस बात खत्म। ठीक, समझ गए। चलो अब आते हैं हम आज के लेक्चर पर। अब आज के लेक्चर में क्या है, तीसरा नंबर क्या था, रंग में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। चौथा क्या था, तापमान में परिवर्तन। चौथा क्या था, तापमान में परिवर्तन। और पांचवा क्या था, अवस्था में परिवर्तन। ऐसे एक चीज बताएं आपको, हम इसमें उदाहरण दे सकते हैं रंग में परिवर्तन का। देखो, और रंग में परिवर्तन का एक और अभिक्रिया हमने आपको बताई होगी कि जब पोटेशियम आयोडाइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सॉरी लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम नाइट्रेट बनता है और पोटेशियम आयोडाइड बनता है। क्या हमने बताया था, ये बताया था, कंफर्म बताया था कि पोटेशियम आयोडाइड को जब लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और सिल्वर आयोडाइड, सॉरी लेड आयोडाइड बनता है। लेड आयोडाइड, मिस्टेक हो गया, बोलने में मिस्टेक हो गया। ठीक है, लेड आयोडाइड बनता है, जिसमें कि लेड आयोडाइड क्या होता है, अवक्षेप होता है, और ये पीले रंग का अवक्षेप होता है। कैसा, पीले रंग का अवक्षेप होता है। आपको एक बात पता है, इसमें क्या रंग में परिवर्तन हुई होगी। अब देखो हम बताते हैं, बोलेंगे हाँ हुई है, पूछो कैसे, हुई है। तो ये वाला जो चीज है ना, ये वाला चीज शायद बैगनी से पीला हुआ है, शायद बैगनी से पीला हुआ है या रंगहीन से पीला हुआ है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुक जाना मेरे भाई। ओहो किधर गया, हाँ मिल नहीं रहा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना है कि इसमें क्या हुआ है कि रंग में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ये बैगनी से यह रंगहीन हो जाता है। बस इतना याद रखना है कि इसका कलर कुछ और रहता है और ये पीले रंग का अवक्षेप बना देता है। ठीक है, ये KI2BNO3 का होल 2 जब रिएक्ट करता है तो पीले रंग का अवक्षेप बनाता है, जिसमें रंग का परिवर्तन होता है, जिसमें क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ रंग में परिवर्तन हुई ना, पहला उदाहरण तो यही हो गया कि रंग में परिवर्तन हुई। और जब ये रंग में परिवर्तन हो गया तो मेरे भाई, जब ये रंग में परिवर्तन हो गया तो तुमको समझ में नहीं आया कि जब रंग में परिवर्तन हो गया तो ये कैसा हो गया, ये एक केमिकल रिएक्शन हो गया, ये एक केमिकल रिएक्शन हो गया। हाँ, ये कलरलेस रहता है, मतलब ये रंगहीन रहता है, ये रंगहीन विलियन रहता है, जिससे ये पीले रंग का विलियन बन जाता है। यानी कि अगर किसी विलियन में, KI है, किसी बीकर में KI है और किसी बीकर में PbNO3 का होल 2 है। ठीक है, वो लिख लेना है, PbNO3 का होल 2 है। जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ये पीले रंग का अवक्षेप बनाएगा। ठीक है, पीले रंग का अवक्षेप बनाएगा, पीले रंग अवक्षेप बनाएगा। बताओ
ये रंगहीन था और अब ये पीला कलर का हो गया, तो क्या ये रंग में परिवर्तन नहीं हुआ? तो यही कहता है कि जब ये रंगहीन से पीले रंग का हो जाता है तो इस प्रकार की इसमें क्या हुई, रंग में परिवर्तन हुई। और रंग में परिवर्तन हुई तो ये कैसा हो गया, कौन सी विशेषता को फॉलो कर दिया, रंग में परिवर्तन। और एक कौन सी, कि ये पीले रंग का अवक्षेप भी तो बनाया, यानी इसका मतलब ये समझ गए कि ये दो तरह का कोई भी रिएक्शन क्या कर सकता है, दो तरह की विशेषताओं को बता सकता है या दो से अधिक विशेषताओं को भी बता सकता है। ठीक है, चलो वो तो समझ गए। अब रंगहीन में रंग में परिवर्तन का हम और बहुत ज्यादा उदाहरण देखते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण क्या देखें कि Ki और PbNO3 का होल 2 जो रंगहीन विलयन था वो किस प्रकार के विलयन में बदल गया, पीले रंग के विलयन में बदल गया और इसमें अवक्षेप भी बना, यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया एक से ज्यादा विशेषता को फॉलो कर सकती है। ठीक है, समझ गए। चलो अब क्या करते हैं, अब हम लोग रंग में परिवर्तन की और देखते हैं क्या कहते हैं, इक्वेशंस देखते हैं और उन्हें समझते हैं। ठीक है, इसका इक्वेशंस लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो हम बोलेंगे सिर्फ। तो अब हमें क्या देखना है, रंग में परिवर्तन देखना है। ठीक है, अब तीसरा नंबर चल रहा है रंग में परिवर्तन। अब रंग में परिवर्तन का तो एक उदाहरण हमने दिया आपको, क्या दिया कि जब इसको हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे, अगर इक्वेशन की सहायता से हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कोशिश करते हैं। सिट्रिक अम्ल का नाम तो सुने होंगे कि किसमें पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहला उदाहरण। रंग में परिवर्तन की अगर हमको बात थोड़ी सी लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, सोचो क्या लिखना है। सिर्फ वही सिंपल सी बात जो दोनों में लिखते हुए आ रहे थे कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें रंग में परिवर्तन होता है, जिससे हम बता पाते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बस बात खत्म। तो विशेषताएं पर जोर हम इसीलिए दे रहे हैं ना, ताकि एक छोटी से छोटी बेसिक चीज भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। लोग क्या कहते हैं ना, बोल के खत्म कर देता है कि गैस निकलता है तो भाई गैस का निकलना जिसकी विशेषता होती है, रंग में परिवर्तन हो गया तो रंग में परिवर्तन वाली विशेषता, तापमान में परिवर्तन हो गया तो तापमान वाली विशेषता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि गैस कैसे निकली। भाई Zn में जब HCl यानी तनु अम्ल को डालेंगे तो ZnCl के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ये किसी भी धातु के साथ जब अम्ल को मिलाओगे तब ये होगा, हम ये बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। उसी तरह से किसमें बताए, अवक्षेप में बताए कि क्या अवक्षेप बनेगा। और 5 हमने क्या दिया, उदाहरण भी दिया आपको। 5 क्या दिया, उदाहरण दिया। ठीक है, 5 क्या दिया, उदाहरण दिया। अब चलो रंग में परिवर्तन का सबसे पहला उदाहरण, एग्जाम्पल, सबसे पहला क्या, कि जब सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल जो नींबू में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल को किसने मिलाया, जब साइट्रिक अम्ल को पोटेशियम परमैंगनेट, अगर हम इसका फॉर्मूला लिख दें तो फॉर्मूला होता है इसका KMnO4। लेकिन हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हो सकता है बहुत बच्चे को समझ में ना आए, इसीलिए हम दोनों चीज लिख दे रहे हैं। पर मैग्नेट अगर आपने नहीं सीखा है कि इसको कैसे बनाया जाता है तो इसके लिए हम क्लास लेके आ जाएंगे जिसमें कि हम क्या बताएंगे, sp वैलेंसी वाला इलेक्ट्रोवैलेंसी के बेसिक के लिए ना एक अलग कर लेते हैं, फिर कोर्स मतलब सब्जेक्ट खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट भी लिख दिया, उसका फॉर्मूला भी लिख दिया। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है ना तो ये एक विलयन है जो कि बैगनी कलर का होता है। कैसा होता है, बैगनी कलर का होता है। कैसा होता है, बैगनी रंग का एक विलयन होता है KMnO4 और सिट्रिक अम्ल। ठीक है, जब पोटेशियम परमैंगनेट को सिट्रिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो अब बताओ क्या बनेगा। अब जो बनेगा छोड़ो, बनेगा क्या, हमें तो रंग से मतलब है। अब हमें किससे मतलब है, रंग से मतलब है। तो जब इस दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट को साइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो मेरे पास बैगनी रंग से किस रंग का, रंगहीन विलयन प्राप्त होता है। मतलब रंग ही गायब हो जाता है, एक रंगहीन विलयन प्राप्त होता है मेरे पास, रंगहीन विलयन।
यानी कि सिंपल सी बात समझो कि जब साइट्रिक अम्ल को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ मिलाया जाता है तो एक रंगहीन विलयन प्राप्त होता है, बल्कि उससे जो अभिकारक में विलयन था उसका कलर कैसा था? बैगनी था। तो क्या रंग में परिवर्तन हुई? हाँ हुई। तो ये पहला नंबर उदाहरण हो गया। दूसरा नंबर उदाहरण पर मैं आपको अभी तुरंत दिया क्या कि जब पोटेशियम आयोडाइड को सिल्वर नाइट्रेट के लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनेगा, जिसमें लेड आयोडाइड अवक्षेप भी है और इस विलयन का रंग ही नहीं होता, ये रंगहीन विलयन होता है, जो कि कैसे विलयन में बदल जाता है? पीले रंग के विलयन में बदल जाता है। ठीक है, जिसका आपको समझ में आएगा हम आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा उदाहरण। अब तीसरा उदाहरण देखो, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन में से गुजारा जाता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का नारंगी रंग बदलकर हरा हो जाता है। अब ये चीज आपको समझ में आएगी कैसे, तो मैं बताता हूँ। कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट किसी विलयन में रखा हुआ है, ये एक बीकर है जिसमें कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम होता है के और डाइक्रोमेट Cr2O4। ठीक है, लेकिन उतना नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट इस विलयन में है। किसमें है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट इस विलयन में रखा हुआ है। ठीक है, अब जब इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराई जाएगी या फिर ऐसे नजदीक से सल्फर डाइऑक्साइड गैस पार कराई जाएगी कहीं से भी, ठीक है, तो इस विलयन का रंग बदल जाता है। इस विलयन का रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। ये विलयन होता है नारंगी कलर का और बन जाता है हरा कलर का। समझ में आई कि देखो सिंपल सी बात है इसमें कि जब अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जाता है तो नारंगी रंग का विलयन हरे रंग में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? हरे रंग में बदल जाते हैं। सिर्फ समझा रहे हैं, समझ लीजिए। हमारे नोट में ये भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जाता है तो विलयन नारंगी रंग से हरे रंग का हो जाता है। ठीक है, समझिए। तीसरा नंबर उदाहरण हो गया। चौथा नंबर सुनो, चौथा नंबर है लोहे में जंग लगना। ये तो अधिकतर आप लोगों ने सुना ही होगा, लोहे में जंग लगना, कि लोहा जब हवा के संपर्क में आता है तो वो भूरे रंग का उस पर एक परत जमने लगता है। क्या? भूरे रंग का एक परत जमने लगता है। वो कलर कैसा होता है? उसका नाम होता है एक भूरे रंग का, उसको इंग्लिश में कहता है रेडिश ब्राउन। जो लोहे पर जंग लगती है, लोहे पर जो जंग लगती है, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, रंग के परिवर्तन में ये भी आप बोल सकते हैं, क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगना एक रंग में परिवर्तन का उदाहरण है। अगर पूछ ले कोई रंग में परिवर्तन का उदाहरण दीजिए तो साइट्रिक अम्ल को जब पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता है तो वो विलयन बैगनी रंग से रंगहीन हो जाता है। और एक ये रहा कि पोटेशियम आयोडाइड को जब लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमारे पास लेड आयोडाइड प्राप्त होता है, जो कि पीले रंग का विलयन होता है। ठीक है, फिर लोहे में जंग लगना, लोहे का कलर कैसा होता है? उसका कलर होता है ग्रेइश सिल्वर। कैसा कलर होता है? ग्रेइश सिल्वर, मतलब सिल्वर कलर का। एक समझिए कि वो चमकीला टाइप का होता है ना, तो चमकीले से उसका कलर कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। ये तो सबको लिख सकता है, लोहे में जंग लगना। ठीक है, तीसरा हो गया। अब पांचवा जो सबसे हल्का है वो है आपका, जब कॉपर सल्फेट को ना, हाँ, नीले रंग के कॉपर सल्फेट को लोहे के संपर्क में लाया जाता है तो ये नीले रंग से हरे रंग में बदल जाता है। नीले रंग से हरे रंग में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि फेरस जो होता है सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर FeSO4 बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। क्या कर देता है? कॉपर को अलग कर देता है। तो फेरस सल्फेट का रंग होता है हरा, इसीलिए कह रहे हैं कि ये नीले रंग का विलयन कैसा बन जाता है? हरा बन जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट फेरस के साथ अभिक्रिया करके, यानी आयरन के साथ अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर को अलग कर देता है और यह विलयन हरे रंग का होता है, जो नीले से हरा हुआ है। रंग में परिवर्तन क्लियर हो गया। और भी बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन 5 बहुत हो गए। तीसरा नंबर उदाहरण ये रहा। ठीक, पांचों के पांचों हल्के हैं। अभी तक हमने किसी का भी उदाहरण भारी नहीं दिया, मुंह जबानी याद करवाने की कोशिश की है। पहली बार तो हम लोगों ने उससे 2 बताए, 2 से आप 5 बनाइए, 10 बनाइए, आराम से बना सकते हैं गैस निकलने वाले से। क्या बताया था? जब किसी
तनु अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है तो उससे क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। और जब किसी धातु से कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक ठीक है। दूसरा क्या था, अवक्षेप में बनना। अवक्षेप के बनना हम लोग 5 देखा था। सबसे पहले तो किसमें, सबसे पहले तो देखो अवक्षेप यही बन रहा था, कहाँ गया वो वाला, ये पोटेशियम आयोडाइड। दूसरा सिल्वर बन रहा था, और भी बहुत सारे बन रहे थे। एक बेरियम करके कुछ बन रहा था, बेरियम आयोडाइड करके, क्या बन रहा था, बेरियम आयोडाइड करके कुछ बन रहा था ना। हाँ, एक में तो चूना ही बन रहा था, एक में सफेद रंग का चूना, जो देखते हैं आप लोग, चूना आप लोग के पास आता है, वो सफेद रंग का जो चूना होता है, वो वाले का भी बात हम लोगों ने कर लिया। ठीक। एक में गहरे नीले रंग का कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड बन रहा था, कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड बन रहा था। ठीक। अब छेद का बनना कम में 5 वो रिएक्शन आराम से देखा था। 5 नहीं तो मैक्सिमम 2 तो आपको याद रखना चाहिए, पहला ये वाला और दूसरा जो हमने बताया। ठीक। अब उसके बाद रंग में परिवर्तन में 5 उदाहरण देख लिया कि साइट्रिक अम्ल को जो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है रंगहीन विलयन बनता है बैगनी से। दूसरा क्या कि रंगहीन विलयन से मेरे पास पीला विलयन प्राप्त हुआ, और जब डाइक्रोमेट के पास से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, कौन सी गैस को, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इतना बड़ा बड़ा नाम लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए क्या करेंगे कि नाम के लिए एक जल्द ही लेकर आएंगे। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, जब पास कराया जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो उसका रंग नारंगी से हरा हो जाता है, तो ये रंग में परिवर्तन हो गया। चौथा क्या, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग, लोहे जो सिल्वर कलर का होता है, कैसा होता है, सिल्वर कलर का होता है, जो हरे भूरे रंग का हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है, जो कि रंग परिवर्तन का एक उदाहरण है। और कॉपर सल्फेट को जब आयरन के संपर्क में लाया जाता है तो वो आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है, जो कि नीले रंग के विलयन से हरे रंग के विलयन में बदलता है। ठीक है, समझ गए। चलो भाई, रंग में परिवर्तन हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे तापमान में परिवर्तन की। किसकी बात करेंगे, अब तापमान में परिवर्तन की। उससे पहले यह जरूरी है कि तापमान में परिवर्तन क्यों होता है, मतलब तापमान में परिवर्तन क्यों होता है, या फिर कैसे हम बताएंगे कि यहाँ पे तापमान बदला है। देखो बताते हैं, रुको बताते हैं, मिटाने दो, रुको बताते हैं फिर कि तापमान कैसे बदला है, कैसे बताओगे। बड़ा दिक्कत है, बोर्ड खराब, बोर्ड मतलब वो ये खराब हो गया, बस है ना। मुझसे तो बोर्ड खराब हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और उपाय है। अब देखो तापमान में परिवर्तन। अच्छा तुमको भी एक चीज बताओ, जब कोई, अगर आज तक कोई भी रिएक्शन किए होगे तो देखे होगे कि किसी किसी रिएक्शन में ग्लास गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं, किसी किसी रिएक्शन में ग्लास गर्म हो जाता हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम ये बताते हैं, उसमें क्या होता है, ग्लास गर्म हो जाता है। जब आप Zn को HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ZnCl2 बनता है और H2 गैस मुक्त होता है। इसको जब आप किसी बीकर में करिएगा ना तो पाइएगा कि जो बीकर बीकर तो होता है जलने वाला, मतलब किसी परखनली में करिएगा तो देखिएगा कि वो गर्म हो गया, वो क्या हो गया, गर्म हो गया। तो वो जो गर्म हुआ उससे हमें ये पता चला कि वहां तापमान बना है। ठीक, पहली बात तो ये चीज समझ ली। अब उसके बाद कि अब तापमान के लिए हमें उष्मा ऊर्जा, माने अगर तापमान में कहें तो वो एक प्रकार की क्या है, उष्मा ऊर्जा, एक प्रकार की क्या है, उष्मा ऊर्जा है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें कि तापमान यानी उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्या होती है, उत्पन्न होती है। और कुछ ऐसा होता है जिसमें कि तापमान में गिरावट आती है, क्या आती है, गिरावट आती है। यानी कि तापमान उत्पन्न होने का मतलब कि इंक्रीज कर जाना, यानी बढ़ जाना, तापमान का क्या हो जाना, बढ़ जाना, और इसमें घट जाना, क्या हो जाना, घट जाना। तो जब तापमान बढ़ता है ना, यानी कि उष्मा ऊर्जा जब बढ़ती है तो हम कहते हैं तापमान बढ़ा, और जब उष्मा ऊर्जा डिक्रीज करती है यानी घटती है तो उसे हम कहते हैं तापमान घटा।
इसी चीज को कहा जाता है कि तापमान में परिवर्तन हुई है। क्या हुई है? तापमान में परिवर्तन हुआ। सबको समझ में आ रहा होगा, सबको इस बात को समझ में आ रहा होगा कि तापमान बढ़ेगा और घटेगा तभी तो हम कहेंगे तापमान बढ़ा है घटा है। तो हम, बात एकदम सही है, लेकिन बात को समझो। तापमान क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप तापमान उत्पन्न हुई है, और इसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप तापमान घटी है। ठीक, यानी क्या, यहाँ पे तापमान यानी कि उष्मा ऊर्जा को अवशोषित किया गया, यानी ऑब्जर्व किया गया है, और इसमें छोड़ा गया है। इसमें क्या किया गया है? छोड़ा गया है। समझ आया? नहीं है? देखो, तापमान उत्पन्न का मतलब क्या हुआ? तापमान को पैदा करना, तापमान को पैदा करना। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें तापमान पैदा हुई है, और जब तापमान पैदा होगी तो उसमें हम कहते हैं उष्मा क्षेपी। क्या कहते हैं उसे? उष्मा क्षेपी। इसे क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी। एक बार देख लेते हैं। हाँ, उसे कहते हैं उष्मा क्षेपी। ठीक है, क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जब उस तापमान बढ़ेगा, जब तापमान उत्पन्न होगा यानी पैदा होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे उष्मा क्षेपी। यानी क्यों कहेंगे? क्योंकि उष्मा, इसमें उष्मा का उत्पन्न हुआ है, यानी क्षेपण एक तरह का कहने का मतलब हो गया। इससे समझ में आएगा। देखो, इसमें उष्मा का क्या हुआ है? अवशोषण हुआ है, तो इसे कहते हैं उष्मा शोषी। समझ गए? दो नाम याद रखना है, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी। इसमें उष्मा का ह्रास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उष्मा पैदा हुई, और इसमें उष्मा का शोषण हुआ, इसीलिए इसका नाम हो गया उष्मा शोषी। तो तापमान में समझ में आया कि तापमान क्या होता है, तापमान में परिवर्तन क्यों होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप तापमान बढ़ता है और तापमान घटता है। तापमान बढ़ता है तो उष्मा क्षेपी, घटता है तो उष्मा शोषी, और इसी चीज को कहा जाता है तापमान में परिवर्तन। समझ में आ गया? इसी चीज को क्या कहा जाता है? तापमान में परिवर्तन। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग को उदाहरण देखना है। पहला उदाहरण तो सामने है, पहला उदाहरण तो सामने है कि जब जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? तो उसमें तापमान में परिवर्तन होगा, उसमें तापमान बढ़ती है। इसमें तापमान क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। याद रखना है, इसमें तापमान क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक, चलो चौथा नंबर है तापमान में परिवर्तन। चौथा नंबर है तापमान में परिवर्तन। देखो, कोई कोई बात होता है जो दिमाग से निकल जाती है, जैसे यही उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी। बता दिए कि जब तापमान उत्पन्न होगी यानी क्या होगी? जब तापमान उत्पन्न होगी यानी क्या होगी? जब तापमान उत्पन्न हो यानी बढ़ जाए तो उष्मा क्षेपी, और जब तापमान में गिरावट हो यानी घट जाए तो उष्मा शोषी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तापमान का अवशोषण हुआ होगा और यहाँ पे उष्मा का ह्रास हुआ होगा। ठीक है, उष्मा कहिए, तापमान कहिए। ठीक, इसमें क्या हुआ होगा? उष्मा का ह्रास हुआ होगा। चलो भाई, ये तो हो गया। अब तापमान में परिवर्तन का उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं? उदाहरण देखते हैं। अब पहला उदाहरण क्या है? सबसे पहला उदाहरण ए नंबर तो हमने लिख दिया, Zn प्लस HCl। तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होगी और साथ साथ तापमान भी बढ़ता है। इसलिए ये कैसी अभिक्रिया हो गई? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गई। कैसी अभिक्रिया हो गई? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गई। ठीक, ठीक है, चलो इसको मिटाएं। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गई। अब उसके बाद, अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि जब बिना बुझा हुआ चूना को पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। जब बुझा हुआ चूना, अब एक चीज करने से पहले हम लोग थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि अब बुझा हुआ चूना लिखेंगे तो इससे बढ़िया पहले देख लो। ठीक है, बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का होल 2। इसे हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब अगर आगे आएगा तो देख लेंगे बुझा हुआ चूना। ठीक, और एक चीज, और एक बिना भुजा हुआ चूना होता है। क्या होता है? बिना भुजा हुआ चूना। बूझा, 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 बोझा नहीं पड़िएगा, बूझा हुआ चूना। चूना में शायद दीर्घकार होता है। अब बिना बुझा हुआ चूना का क्या होता है? CaO होता है। क्या होता है? CaO होता है। इस CaO को और भी कहा जाता है। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना आप याद करिए। ठीक, इसका अगर रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब बिना बुझा हुआ चूना को, दूसरा क्या है? जब बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो बुझा हुआ चूना बनता है। क्या बनता है?
बुझा हुआ चूना बनता है जिसमें कि तापमान में बढ़त होती है, इसमें तापमान क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए ये कैसी प्रतिक्रिया हो गई, उष्मा क्षेपी। दूसरा दूसरा समझ में आया कि जब बिना बुझा हुआ चूना को अभिक्रिया कराई जाती है किसके साथ, पानी के साथ, तो बुझा हुआ चूना बनता है और अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए ये अभिक्रिया कैसी है, उष्मा क्षेपी है। ठीक है, कैसी है, उष्मा क्षेपी। अब दूसरा तीसरा देखो, जब जस्ता के दानों को, जस्ट यही वाला लिखा हुआ है, जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उष्मा पैदा होती है यानी बढ़ती है, इसलिए ये अभिक्रिया कैसी है, उष्मा क्षेपी है। और एक चीज कि जब कार्बन हवा में जलाया जाता है, समझ में आया कि कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ यानी हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, कार्बन को जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसमें भी उष्मा उत्पन्न होगी, क्या होगी, उष्मा उत्पन्न होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये तो सबको पता है कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, लेकिन ये बहुत कम को पता होगा कि इसमें उष्मा बढ़ती है यानी पैदा होती है, इसीलिए ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। देखो हम बता तो दिए ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, लेकिन आपको यहाँ याद क्या रखना है, यहाँ पे उष्मा बढ़ी है, यहाँ पे उष्मा बढ़ी है। अब हम देख रहे हैं कि सब में उष्मा बढ़ी रही है, क्या कहीं उष्मा घटती नहीं, तो हाँ घटती है। चलो एक उदाहरण देख लेते हैं जहाँ उष्मा घटती है। एक लास्ट उदाहरण कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को, जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ, किसको, अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर उष्मा घटती है। अब इस रिएक्शन को लिखना बहुत आसान है कि BaCl के साथ NH OH के साथ, खुद कर लो क्या बनेगा, सोचो। सबसे पहले तो बेरियम क्लोराइड बनेगा, बेरियम क्लोराइड बनेगा, और अमोनिया, अमोनिया बनेगा क्या, बोलेंगे हाँ भाई अमोनिया बनेगा, अमोनिया बनेगा, और एक क्या बनेगा, और एक बनेगा जल, और एक बनेगा जल, और एक क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक, समझ गए, ये दो पदार्थ मिलकर तीन बना रहे हैं। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया जब होती है तो वो बेरियम क्लोराइड अमोनिया, NH3 को अमोनिया और NH4 को अमोनियम, अमोनियम कहा जाता है और इसको अमोनिया, ठीक है, और जल बनाता है यानी H2O बनाता है। इस अभिक्रिया में उष्मा घटती है, उष्मा घटती है यानी ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। चलो तापमान में परिवर्तन याद रखने वाली बात है क्या, तापमान में दो ही चीज याद रखना है कि तापमान में परिवर्तन कैसे होता है या क्यों होता है। ठीक है, कैसे होता है भाई, अभिक्रिया के दौरान तापमान तापमान में परिवर्तन होता है क्योंकि उसके उष्मा ऊर्जा में एक बढ़त और घटत होती है। जब उष्मा ऊर्जा में बढ़त होगी तो वो उष्मा क्षेपी होगी और जब घटत होगी तो उष्मा शोषी होगी। ये इसी को तापमान में परिवर्तन कहा जाता है, इसी को तापमान में परिवर्तन कहा जाता है। ठीक, अब तापमान पहला चीज क्या है, पहला चीज है कि बढ़ता कैसे, बढ़ता देखो बढ़ा ना, बढ़ने का मतलब क्या होगा कि रिएक्ट कराने के दौरान ना तापमान पैदा होगा, तापमान क्या होगा, पैदा होगा, तो उसे हम कहेंगे उष्मा क्षेपी। और रिएक्शन के दौरान अगर तापमान घट गया, ठीक है, तापमान घटने का मतलब समझ रहे हो कि अगर तापमान को मापा किसमें रहता है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फारेनहाइट, मेन मात्रा किसका, केल्विन होता है तापमान का। ठीक, तो अगर सपोज करो कि अगर इसमें हम लोग तापमान रूम के टेम्परेचर पर दिए ना, रूम का टेम्परेचर पर दिए, तो रूम का टेम्परेचर अभी चल रहा होगा 23-27 डिग्री सेल्सियस, तो 23 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, तो इतना चल रहा होगा, तो हो सकता है कि उसमें उसका तापमान बढ़ जाए, उसका तापमान बढ़ जाए, तो तापमान बढ़ गया तो उष्मा क्षेपी, और हो सकता है कि उसका तापमान घट जाए तो उष्मा शोषी। ठीक है, समझ गए। चलो अब लास्ट बचा हुआ है जो है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन से आप क्या समझ रहे हैं, अवस्था में परिवर्तन तो साफ समझ में आ रहा होगा कि याद अगर कोई चीज सॉलिड है तो वो लिक्विड में बदल सकती है, या फिर कोई चीज लिक्विड है तो वो सॉलिड गैस में बदल सकती है, या कोई चीज गैस है तो वो डायरेक्ट सॉलिड में बदल सकती है, या कोई चीज सॉलिड है तो वो डायरेक्ट गैस में बदल सकती है। ठीक, यही चीज होगा, यही चीज होगा ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा अवस्था में परिवर्तन का, बस सिंपल बात खत्म। वहां जो हम लोग सब में करते आ रहे हैं वही करेंगे अवस्था में परिवर्तन का, कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें कि अवस्था में परिवर्तन होता है, जिससे हम बता पाते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कि सिंपल देखो, जब मोमबत्ती के मोम को जलाया जाता है, जब मोमबत्ती जलती है, गौर करना, जब मोमबत्ती के मोम को जलाया जाता है, मोम को जलाया जाता है तो मोम कैसा है, सॉलिड है,
मोम कैसा है? मोम कैसा है? सॉलिड है। जब वो जलता है तो उससे गैस निकलेगा, उससे गैस निकलती है। ठीक है भाई, जब वो जलाया जाता है तो उससे गैस निकलती है। और देखना, मोम जब पिघल के नीचे गिरता है तो वो बर्फ के फॉर्म में गिरता है, लेकिन नीचे गिरते ही वो तुरंत सॉलिड हो जाता है। यानी वो सॉलिड जो होता है लिक्विड में बदलता है, और वो लिक्विड तुरंत सॉलिड में बदल जाता है। हाँ, बदलता है कि नहीं? और तुम उस गैस को ऑब्जर्व करके मतलब रखो, मतलब कि किसी में जमाने की कोशिश करोगे ना, यानी कैद करने की या पकड़ने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है वो गैस कहीं सॉलिड में ना बदल जाए। ठीक है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब मोमबत्ती के मोम को जलाया जाता है, तो मोम होता है सॉलिड, और सॉलिड बनता है लिक्विड, और लिक्विड बनता है गैस। लिक्विड क्या बनता है? गैस। ये तीनों चीज होता है, ये तीनों चीज होता है मोमबत्ती के मोम को जलाने में। मोमबत्ती के मोम को जलाने में ये तीनों चीज होता है, इसीलिए इसे हम अवस्था के परिवर्तन का एक सबसे अच्छा उदाहरण कहते हैं। ठीक, अगर अवस्था के परिवर्तन की बात करें तो क्या बताना है? मोमबत्ती के मोम का जलना। ठीक है, जिसमें कि मोम सॉलिड होता है, जो लिक्विड बनता है, और लिक्विड से तुरंत सॉलिड हो जाता है, और गैस बन के क्या होता है? उड़ता भी है। ठीक, समझ गए? चलो, आज के लेक्चर में इतना काफी है। आज के लेक्चर को इतना काफी विराम देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी 5 विशेषताएं जो हमने देखी थी, जो गैस का निकलना था, दूसरा अवक्षेप का बनना था, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा तापमान में, और पांचवा अवस्था में, इस पांचों को हमने पढ़ लिया है। अब सवाल सिर्फ यही है कि आगे क्या पढ़ना है। तो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रिएक्शन खत्म। अब हमें सिर्फ यही देखना है कि कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, तो वो देखेंगे बाद में। लेकिन अब हमें जो देखना है मेन, वो देखना है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, ठीक है? ठीक है, कल केमिकल इक्वेशन है। ऐसे तो केमिकल रिएक्शन में बताया, इक्वेशन बहुत बता दिया। ये देखो, ये केमिकल इक्वेशन ही है। एक झांकी देखना चाहते तो देख लो, ये केमिकल इक्वेशन है। जब इसे हम लिख देंगे, जब इसे इसको हम केमिकल इक्वेशन, जब इसको हम उसके रूप में लिखते हैं, क्या कहते हैं? फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं, तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये BaOH का होल 2 बेरियम हाइड्रोक्साइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, NH3 अमोनिया, H2O जल। जब हम इसको ऐसे बताते हैं कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और जल बनता है। इसमें तापमान में कमी होती है, जो कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। लेकिन जब इसको हम बता दिए एक फॉर्मूला के रूप में, ये केमिकल इक्वेशन हुआ, बस बात खत्म। इतना ही होता है। ठीक, अब देखो हम लोगों ने पढ़ क्या लिया? रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली, विशेषताएं पढ़ ली। विशेषताएं में जितना भी रिएक्शन था सब एक बार हम लिख देते हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है 4, और भी जो भी हम लिख देते हैं। और उसको क्या करना है? एक जगह अच्छे से लिखना है, क्योंकि देखो रिएक्शन जो है ना, कभी भी कहीं भी काम आ सकता है। जहां जहां जरूरी है, इस जो हम लोगों ने पढ़ लिया सब लिखते हैं। अब ये विशेषता तो चलो गई साइड में गए। ठीक है, गए साइड में। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि Zn का जब क्लोरीन के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। उसके बाद क्या देखा कि जब सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जो मुक्त होगी। ठीक है, इस दोनों पर तो हम बहुत सारा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि धातु की अभिक्रिया के जब अम्ल के साथ बनाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, और जब कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराई जाएगी तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा। और ये वाला तो आप बना ही लीजिएगा प्लस माइनस करके। ठीक, अब आए थे हम लोग अवक्षेप में। अवक्षेप में क्या था? पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराने पर पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और लेड आयोडाइड बनता है, जिसमें ये अवक्षेप होता है पीले रंग का। इसको याद रखना है। चौथा क्या है? जो मेन हम वो बता रहे हैं। सिल्वर नाइट्रेट को जब नमक के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट और AgCl बनता है, जो दही के जैसा सफेद अवक्षेप होता है। ठीक है, पांचवा क्या था? याद करो। कोई जरूरी इक्वेशन था क्या? कोई जरूरी अवक्षेप? तापमान वाला सारा लिख दो। तापमान में सबसे पहले तो यही था। दूसरा क्या था? उसमें क्षति में और भी बहुत सारे थे ना।
जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। और क्या था, और एक था ना जो कि बहुत अधिक मात्रा में, हाँ, बिना बुझा हुआ चूना, यानी CaO को जब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो बुझा हुआ चूना यानी CHOH का होल 2 बनता है। और एक क्या था कि बेरियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब अमोनियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो अमोनिया जल और बेरियम क्लोराइड बनता है। ठीक, और था अवस्था में परिवर्तन, तो मोम का जलना, ये सारी अभिक्रियाएं ही है, लिख लो। मोम का जलना, मोम का जलना एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है। फिर लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना एक तरह से समझो, आपको दे रहे हैं होमवर्क, आपको इसके सामने लिखना चाहिए कि ये किस प्रकार की विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, ठीक है। 10वां नंबर, लोहे में जंग लगना, मोम का जलना। और एक लास्ट लिख देते हैं जिसको आप बनाने की कोशिश करिएगा, ये कौन कौन सी अभिक्रिया को बताता है। जैसे कि ये वाली अभिक्रिया गैस का निकलना तो है, साथ में तापमान में परिवर्तन, तो ये दोनों बताना है आपको। ठीक है, लोहे में जंग लगना, और एक था CuSO4 तो जब फेरस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो फेरस सल्फेट और कॉपर गैस अलग हो जाती है। ठीक है, ये भी जो जो रंग में परिवर्तन का होगा उसमें लिखोगे कि ये इस रंग से इस रंग में बदली है। ठीक है, और एक क्या था कि जब जब साइट्रिक अम्ल को पोटेशियम परमैंगनेट से गुजारा जाता है, पोटेशियम और मैग्नेट से गुजारा जाता है, से मिला इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। साइट्रिक अम्ल को पोटेशियम मैग्नेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वो रंगहीन विलयन बनाता है, रंगहीन विलयन बनाता है। ठीक है, उसके बाद कलर में और भी था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब सल्फर डाइऑक्साइड से गुजारा जाता है तो वह नारंगी से कैसा बन जाता है, हरा बन जाता है। ठीक है, इसको आप लॉन्ग फॉर्म में लिखते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने नोट्स में तो ये सारी बातें लिखी, बस एक ऑब्जर्व करके आपको बता रहे हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं अवक्षेप में हम लोगों ने कौन कौन सा देखा था। अवक्षेप में देखा था कि जब बेरियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट बनता है और जल बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है जिसमें कि बेरियम सल्फेट अवक्षेप होता है। ठीक है, अब बेरियम सल्फेट कैसा अवक्षेप होता है तो शायद नीले रंग का होगा, नहीं सफेद रंग का अवक्षेप होता है। ठीक है, चलो भाई 13 काफी है कि और 13 काफी है और कुछ था ना, सोचो थोड़ा सा, इसी का थोड़ा सा 2-3 बढ़ा लेते हैं। मैग्नीशियम को जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नेट नहीं, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। और एक चीज देख लो कि जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट तो बनेगा ही, हाइड्रोजन जल बनेगा और CO2 गैस मुक्त होगी। ये 15 रिएक्शन हमने लिखे हैं, कितने, 15 रिएक्शन। तो 15 रिएक्शन के आगे आपको लिखना चाहिए ये किस प्रकार की विशेषता को फॉलो कर रहा है। अगर आपको पता है कि ये किस प्रकार की रिएक्शन है तो वो भी लिखिए। ठीक है, चलिए आज के लिए हम क्या करते हैं, बस इतना ही रहने देते हैं। हमने क्या पढ़ा आपको अच्छे से समझ आया कि नहीं, आप हमें कमेंट में बताइएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। धन्यवाद आप सभी का।